Let's move on to our next problem. Problem number 25. So problem क्या कह रहा है? The estimated time required to complete an activity. Okay, so estimated time बहुत easy problem है ये. So estimated time पूछ रहा है, इसको क्या कहते हैं? To complete an activity, right? So इसको क्या कहते हैं? Duration कहते हैं. Simple. फ्लोट हमने अभी डिस्कस किया था कि जिस टाइम से स्टार्ट और फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी, द टाइम बाय विच एंड स्टार्ट और फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड. ठीक है, जिस टाइम से स्टार्ट या फिनिश किसी भी एक्टिविटी का डिले कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्लोट कहते हैं, राइट. और रिस्ट्रेंट ऐसा कुछ होता नहीं है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में. ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता. ठीक है, फ्लोट अभी बता दिया, फ्लोट होगा नहीं. सो आंसर क्या है? ड्यूरेशन, राइट. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सेइंग द बार चार्ट इज ड्रॉन फॉर. द बार चार्ट इज ड्रॉन फॉर. ओके, सो बार चार्ट मैं शो करता हूँ. बार चार्ट ड्रॉ किया है. सपोज हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ हैं, ए बी सी. ठीक है, सो एक्टिविटी वर्सेस टाइम का ये रिप्रेजेंटेशन है. ये एक्टिविटी ए है. ठीक है, ये क्या डिनोट कर रहा है? बार. ये बार क्या डिनोट कर रहा है कि ये टी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और टी इज इक्वल टू 8 पे फिनिश हुआ. एक्टिविटी ए. एक्टिविटी बी टी इज इक्वल टू 5 से स्टार्ट होता है और टी इज इक्वल टू 10 पे 10 डेज पे फिनिश हो जाता है. और एक्टिविटी सी बी के बाद ही स्टार्ट हो रहा है. बी के फिनिश होने पे स्टार्ट हो रहा है. सो 10 टी इज इक्वल टू 10 पे स्टार्ट हो रहा है और सपोज टी इज इक्वल टू 15 पे खत्म हो रहा है. सपोज दिस इज 15. somewhere it is 15 days, right? So bar chart क्या डिनोट कर रहा है? bar chart is denoting time versus activity. ठीक है, सो रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक्टिविटी वर्सेस टाइम या टाइम वर्सेस एक्टिविटी भी बोल सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ए, राइट. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 26, राइट. तो प्रॉब्लम नंबर 26 क्या कह रहा है? 26 हो गया. प्रॉब्लम नंबर 27. सो PERT का फुल फॉर्म पूछा है. PERT स्टैंड्स फॉर. तो PERT का मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है. PERT स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. okay, which can be applied to any field requiring planning, controlling and integrated work efforts to accomplish established यहाँ पे goals होना चाहिए, राइट. सो एस्टैब्लिश्ड गोल्स. ठीक है, डिफाइंड गोल्स हैं हमारे, उनको अचीव करने के लिए जो प्लानिंग रिक्वायर्ड है, कंट्रोलिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है, और इंटीग्रेटेड वर्क एफर्ट्स रिक्वायर्ड है. ये सब किससे फुलफिल होते हैं? PERT से. ठीक है, PERT इन सबको एसिमुलेट करता है, सबको डिफाइन करता है. सो PERT इज इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. और इसको डेवलप किया था यूएस नेवी ने. दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय यूएस नेवी, राइट. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ऑप्शन सी, राइट. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 28. 28 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डमी एक्टिविटी, राइट. सो डमी एक्टिविटी कौन सी है? सो एक्सकेवेशन फाउंडेशन. डमी एक्टिविटी होती क्या है? ओके, सो इसका एक डेफिनेशन मैंने लिख रखा है. So dummy is a type of operation in the network which neither requires any time nor any resource. So time ना टाइम रिक्वायर्ड होता है ना रिसोर्सेज में क्या ना रिसोर्सेज में जैसे कि कोई मैन पावर नहीं रिक्वायर्ड है. मैन पावर, ठीक है, लेबर नहीं रिक्वायर्ड होगा, कोई मैन पावर नहीं रिक्वायर्ड होगा, कोई मटेरियल नहीं रिक्वायर्ड होगा. सो ऐसी एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? डमी एक्टिविटी, या इन्हीं को हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिविटी. इन्हीं को हम कहते हैं artificial activity, right. So but is merely a device to identify dependence upon among operations. So dummy क्या है? It is connecting link for control purposes or for maintaining uniqueness of activity. It is also represented by arrow. Since it is not an activity, it is represented by dashed arrow, right? Dashed arrow. So identified by numbers of terminal node.
So suppose this is an activity A, 1, 2, 1, 2, then 2, 3, 2, 3 activity B है, 4, 5 activity C है, 5, 6 activity D है, ठीक है. So अगर अगर हम क्या करते, अगर हम C को भी यहीं पे शो करते सपोज, और D को यहीं से निकालते अगर, ठीक है. सो ये क्या बता रहा है, ये शो कर रहा है कि जो एक्टिविटी डी है, एक्टिविटी डी ए और सी पे डिपेंड कर रहा है और एक्टिविटी बी भी ए और सी पे डिपेंड कर रहा है, राइट. जबकि ऐसा है नहीं, हमारे रियल जो रिलेशनशिप है इसमें ऐसा है नहीं. जो इस वजह से हमें डमी लगाना पड़ रहा है क्योंकि एक्टिविटी डी जो है वो एक्टिविटी ए पे भी डिपेंड कर रहा है और एक्टिविटी सी पे भी डिपेंड कर रहा है, बट एक्टिविटी बी जो है वो बस एक्टिविटी ए पे डिपेंड करता है. बट अगर ये रिप्रेजेंटेशन हम दिखाते हैं विदाउट डमी, तो एक्टिविटी बी एक्टिविटी ए और एक्टिविटी सी पे डिपेंड कर रहा है. जब तक एक्टिविटी ए और सी दोनों कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक एक्टिविटी बी स्टार्ट नहीं होगा. सो ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है. इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, डमी लगाना पड़ रहा है, ठीक है. सो जब हम डमी लगा देते हैं तो एक्टिविटी बी एक्टिविटी ए पे डिपेंड कर रहा है. जब तक एक्टिविटी ए कंप्लीट नहीं होगा तब तक एक्टिविटी बी स्टार्ट नहीं होगा. और एक्टिविटी डी एक्टिविटी ए और एक्टिविटी सी पे डिपेंड कर रहा है. जब तक एक्टिविटी ए और सी कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक एक्टिविटी डी स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है. सो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो डमी की हेल्प से ही आ रहा है. यूनिक और यूनिकनेस ऑफ एक्टिविटी भी बताता है. सो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कोई रिसोर्स जो कंज्यूम ना कर रहा हो. एक्सकेवेशन रिसोर्स कंज्यूम करेगा, टाइम भी और मैन पावर भी, ठीक है. टाइम भी कंज्यूम करेगा, मैन पावर भी. लेइंग ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट ये भी दोनों चीज़ें कंज्यूम करेगा, टाइम भी और मैन पावर भी, ठीक है. क्यूरिंग द फाउंडेशन कंक्रीट ये भी दोनों टाइम और मैन पावर दोनों कंज्यूम करेगा. बट अवेटिंग द अराइवल ऑफ कंक्रीट मटेरियल, सो ये दोनों चीज़ें नहीं कंज्यूम करेगा, ठीक है. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, द फाइनल टेक्निकल अथॉरिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट. फाइनल टेक्निकल अथॉरिटी कौन सा होता है, चीफ इंजीनियर का. चीफ इंजीनियर का जो सैंक्शनिंग पावर है वो अनलिमिटेड है, राइट. अनलिमिटेड सैंक्शनिंग पावर. नाउ जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होता है, ठीक है, इनका जो लिमिट होता है सैंक्शन करने का वो होता है 1 CR, 1 करोड़ का, ठीक है. और डबल जो होते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, इनका जो सैंक्शनिंग पावर है 40 lakhs का, ठीक है. तो फाइनल टेक्निकल अथॉरिटी कौन सा होगा, चीफ इंजीनियर का. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो प्री टेंडर स्टेज रिक्वायर्स, प्री टेंडर स्टेज में क्या होता है, finalization of design and preparation of estimate, selection of site, and acquisition of land. Okay, all the three take place in the pre-tender stage. So correct answer will be option D. Right. Moving on to our next problem. यहाँ पे क्या पूछा है, the artificial activity which indicates that an activity following it cannot be started unless the preceding activity is complete is known as. So पहले ही हमें क्या हिंट दे दिया, artificial activity. आर्टिफिशियल एक्टिविटी. सो अभी हमने पढ़ा था डमी को हम आर्टिफिशियल एक्टिविटी भी बोलते हैं. डमी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिविटी भी बोलते हैं. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डमी, राइट. ऑप्शन बी. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पेज. सो आवर फर्स्ट प्रॉब्लम of this page. Problem number 32. For completion of a project, the critical path of the network represents. So let's understand what the definition of critical path. Right. So critical path. Critical path will be the longest path in the network. Longest path in the
network requiring the maximum amount of time, right? Requiring the maximum amount of time, right? But it will represent the minimum duration, but it will represent the minimum duration, minimum duration minimum duration that is required, that is required to complete all the activities, complete all the activities, right? That is completion of project. सारी एक्टिविटीज कंप्लीट होंगी तभी तो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा, राइट? सो क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट पाथ है। एक तो डेफिनेशन कह रहा है लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क रिक्वायरिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम बट इट विल रिप्रेजेंट द मिनिमम ड्यूरेशन। लॉन्गेस्ट पाथ है बट कम से कम प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा, जब हमारा क्रिटिकल पाथ से जो भी एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ पे हैं वो सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी तभी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। सो ये मिनिमम ड्यूरेशन है, कम से कम इतने टाइम में तो होगा ही। सपोज हमारे प्रोजेक्ट में 3 पाथ हैं, ठीक है, 3 पाथ हैं। इस पाथ में 2 एक्टिविटीज़ हैं, इस पाथ में 3 एक्टिविटीज़ हैं और इस पाथ में अगेन 2 एक्टिविटीज़ हैं। और इस पाथ में टोटल पाथ ए, पाथ बी और पाथ सी, 3 पाथ है। इस पहले पाथ में 10 डेज लग रहे हैं, दूसरे पाथ में 12 डेज लग रहे हैं और सी पाथ में अगेन 11 डेज लग रहे हैं। सो क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा? टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ है बी टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ है, ठीक है। सो ये क्रिटिकल पाथ होगा। एक तो ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा ये कि मिनिमम ड्यूरेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल दी एक्टिविटीज, ठीक है। सो मतलब कम से कम 12 दिन लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, ठीक है। 12 दिन से अगर हमने 11 दिन वाला पाथ देख रहे हैं अगर, तो फिर जो पाथ बी पे सारी एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट नहीं होंगी, ठीक है। तो जब तक सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, all the activities leading to the end event are not finished, then project will not complete, okay। so ये दो definitions हो गए, longest time with longest path और minimum duration that is required to complete all the activities, right? So moving on to our next problem. अब next problem क्या कह रहा है? The water obtained from तो आंसर इसका करेक्ट क्या है? आंसर करेक्ट है मिनिमम टाइम, ठीक है। कंप्लीशन प्रोजेक्ट द क्रिटिकल पाथ ऑफ द नेटवर्क रिप्रेजेंट्स मिनिमम टाइम, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम ट्यूबवेल्स इज नोन एज। तो ट्यूबवेल्स क्या है? नीचे जमीन के नीचे से पानी निकाल रहे हैं। सो जमीन के नीचे जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, सो सब सरफेस वाटर, ट्यूबवेल से जो भी पानी मिलेगा वो सब सरफेस वाटर है, ठीक है। इसी तरीके से ट्यूबवेल्स हैं या ओपन वेल्स हैं, दोनों से सब सरफेस वाटर निकलता है। और सरफेस वाटर कहाँ से? रिवर्स से, कैनाल से, रिजर्वॉयर से, डैम से जो भी पानी मिलता है वो सरफेस वाटर होता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं? द मेथड अडॉप्टेड फॉर रिमूविंग बुशेस, ब्रांचेस, डिब्री एटसेट्रा फ्रॉम वाटर इज नोन एज, राइट। सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो भी फ्लोटिंग मैटर है उसको हम पानी से रिमूव करते हैं सबसे पहले स्टेज में, ठीक है। ट्रीटमेंट के सबसे पहले स्टेज में
ताकि वो आगे चल के हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस में जो भी सपोज सेडिमेंटेशन टैंक है इसको चोक ना कर दे, इसको ब्लॉक ना कर दे, इसके लिए हम पहले फ्लोटिंग मैटर को रिमूव करते हैं। सो स्क्रीनिंग कहते हैं इसको। जो भी फ्लोटिंग मैटर है, फ्लोटिंग मैटर है, इसको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ screening, right? Now move on to our next problem. The presence of sodium chloride in water. So sodium chloride क्या कहता है करता है, जो हमारी जियोलाइट है, जियोलाइट बेड होती है आयन एक्सचेंज मेथड में, जियोलाइट बेड जो कंज्यूम हो चुकी होती है उसको रीजनरेट करता है, रीजनरेट करता है। इसको हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के डिटेल कोर्स में पढ़ेंगे। रीजनरेट करता है बेड को। सो सेलाइन वाटर भी कहते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड या सेलाइन वाटर या ब्राइन सॉल्यूशन। तो एक इवेंचुअली क्या हेल्प कर रहा है, जियोलाइट हमारा जो आयन एक्सचेंज मेथड है वो वाटर की सॉफ्टनिंग में यूज होता है। सो इवेंचुअली ये सॉफ्टनिंग में ही हेल्प कर रहा है सोडियम क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्टन्स द वाटर। ठीक है, ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज द मैक्सिमम कंजम्पशन पीक फ्लो अकर्स एट। मैक्सिमम कंजम्पशन या पीक फ्लो अकर्स एट। तो इसके लिए एक रफ ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं जो वाटर के फ्लक्चुएशन को शो करेगा। लेट्स ड्रॉ इट। हाईलाइट करो। ड्राइंग इट टू रफ एंड। राइट। सो ये हमारा क्या ग्राफ किसके किसके बीच है, डिस्चार्ज है इस एक्सिस पे, डिस्चार्ज है, और एक्स एक्सिस पे जो टाइम ड्यूरेशन है। सो ये टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द मैक्सिमम टाइम एंड दिस टाइम। So this time represents 8 to 10 a.m. This is the Q peak. Okay, and this represents 6 to 10 p.m. So maximum discharge किसके corresponding है, 6 to 10 a.m. के corresponding है, 8 to 10 a.m. के corresponding है, right? And ये जो gap है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्चुएशन को। एंड दिस इज द एवरेज डिमांड ऑफ वाटर। ठीक है, सो फ्लक्चुएशन क्या होता है, द वैल्यू बाय विच द पीक इज मोर देन द एवरेज, और मिनिमम एवरेज इज मोर देन द मिनिमम। ठीक है, सो फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू क्यू पीक अपॉन क्यू एवरेज, और क्यू एवरेज अपॉन क्यू मिनिमम। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 a.m. to 8 a.m. 6 to 8 occurs at 6 a.m. to 8 a.m. ठीक है, ऑप्शन ए। Moving on to our next problem. The odor of water can be determined by, this is a standard problem, odor determine करते हैं किससे, ऑस्मोस्कोप से। ठीक है, now moving on to our next problem. The water of a river, और इवन इसमें एक और चीज़ जान सकते हैं जो हमने एक्सेप्टेबल लिमिट्स पढ़ी थी। सो ऑर्डर की एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 1 TON, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, एंड परमिसिबल लिमिट या कॉज फॉर रिजेक्शन कितना हो जाएगा, 3 TON।
where TON is threshold order number. Right. Moving on to our next problem. So the water of a river has an important property. Important property क्या है वो हमने पहले भी पढ़ा है, सेल्फ प्योरिफिकेशन. जो भी हम वेस्ट वाटर या वेस्ट डंप करते हैं हमारे रिवर में, रिवर अपने आप को सेल्फ प्योरीफाई कर लेता है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. सो इसको क्या कहते हैं, सेल्फ प्योरिफिकेशन. ना द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाई, तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं जियोलाइट प्रोसेस से. राइट. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. द एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो होता है पानी का, so of water under normal conditions in an Indian city per day per person. So ये generally वायर करता है 135 to 225 लीटर पर कैपिटा पर डे. ठीक है. सो नॉर्मली हम 135 ले सकते हैं. सो आंसर बी हो जाएगा 135 लीटर्स. For all towns and cities that have irregularly developed, this is very important. irregularly developed city के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अडॉप्ट करते हैं? सो डेड एंड सिस्टम अडॉप्ट करेंगे इस केस में. डेड एंड सिस्टम, इसमें पानी रुक जाता है, स्टैगनेंट हो जाता है. ठीक है. और अगर फायर कहीं कॉज होती है तो हम एकदम से डिस्चार्ज इंक्रीज नहीं कर सकते. इसका ये ड्रॉबैक है. जबकि ग्रिड एंड सिस्टम में हम अगर कहीं फायर ब्रेकआउट होती है तो हम दूसरे जगहों से, दूसरे एरिया से जो पानी जाने वाला था उसको डाइवर्ट कर सकते हैं उस प्लेस पे जहाँ पे फायर ब्रेकआउट हुई है, सो दैट वी कैन कंट्रोल द फायर. तो ग्रिड एंड सिस्टम का ही एडवांटेज होता है. तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. The primary process of the most purification plants consists of, तो primary process क्या होगा? Sedimentation with or without coagulation, filtrations, chlorination. Next is aeration, softening, pre-chlorination and filtration. Next is sedimentation, ozonization. Ozonization हम नहीं परफॉर्म करते इंडिया में जनरली. डिसइंफेक्शन हम करते हैं क्लोरीन ऐड करके, तो ये गलत हो जाएगा. नाउ डिसइंफेक्शन, फिल्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन. सो किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट में, इवन हम जब घर में भी ट्रीट करते हैं चीज़ों को, वाटर को, सो सेडिमेंटेशन मेन होता है. ठीक है. सेडिमेंटेशन मेन होता है. सो अगर यहाँ पे सेडिमेंटेशन नहीं है तो ये ऑप्शन भी गलत है. सेडिमेंटेशन विद और विदाउट कोआगुलेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन. सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए. Moving on to our next problem for 43 number. While treatment of wastewater is done by aerobic process, it requires, एरोबिक है, नाम से ही पता चल रहा है. एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. सो रिक्वायर क्या करेगा? ए, ऑक्सीजन रिक्वायर करेगा. राइट. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. गार्बेज इज ए गार्बेज और रिफ्यूज क्या होता है? ड्राई वेस्ट होता है. तो इस क्वेश्चन का तो हमें आंसर पता चल गया, ड्राई वेस्ट. और भी थोड़ा देख लेते हैं गार्बेज क्या होता है. तो गार्बेज कंसिस्ट ऑफ, गार्बेज में क्या क्या आता है? गार्बेज में आता है वेस्ट पेपर, राइट. देन डिकेड फ्रूट्स, then vegetables, right. Then grass and leaves, then sweepings from streets, जो हम स्ट्रीट्स में झाड़ू लगाते हैं हमारे, sweepings from streets, then markets, ठीक है, and other public places, right.
तो ये सारे क्या आएंगे, गार्बेज में आएंगे. सो गार्बेज क्या होता है, ड्राई वेस्ट होता है. मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 45, अ पाइप इंस्टॉल्ड फॉर वेंटिलेशन पर्पज. सो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे वेंट पाइप, ठीक है, वेंटिलेशन के लिए होता है. ऑल गैसेस escape out to वेंट पाइप, राइट. और सॉइल पाइप क्या करता है, सॉइल पाइप जो भी हमारा वेस्ट वाटर है, ठीक है, उसको ट्रांस कंड्यूट के फॉर्म में उसको ट्रांसमिट करता है, ठीक है, उसको मूव कराता है. इसमें से सॉइल पाइप में से मूव करते हैं जो भी वेस्ट मैटर है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. द इंटरनल डायमीटर ऑफ सीवर शुड नॉट बी लेस देन. तो इस केस में जो मिनिमम डाया होता है, जनरली मिनिमम डाया एज पर IS कोड, ठीक है, इज इक्वल टू 100 mm, या इसको सेंटीमीटर लिखे तो 10 सेंटीमीटर. इस केस में ये ऑप्शन में नहीं है 10 सेंटीमीटर, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, राइट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन एज पर दिस प्रॉब्लम. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. Next problem is soak pit. Soak pit is effective only in, right. So soak pit के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. So soak pit is a covered, क्या है, covered porous walled chamber that allows water to slowly soak into the ground. Soak into the ground. So क्या है, पोरस वॉल्ड है, पोरस वॉल्ड चैम्बर है, राइट. पोरस वॉल्ड है मतलब क्या है कि जो इसके वॉल्स हैं इससे पानी सीप डाउन कर सकता है, ठीक है. और इसी वजह से हम सोक पिट को कहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो इट इज यूज इन, should be made where water table is well below ground level, so that these harmful effluents, एफ्लुएंट क्या, जो पानी हम डिस्चार्ज, जो पानी इससे मूव कर रहा है, जो सीप करेगा वो एफ्लुएंट होगा. सो हार्मफुल एफ्लुएंट्स फ्रॉम सोक पिट डू नॉट गेट मिक्सड विद ग्राउंड वाटर. Harmful effluents do not get mixed with ग्राउंड वाटर. सो इस वजह से वहीं पे यूज करेंगे जहाँ पे वाटर टेबल बहुत नीचे है. Soak pit is effective only in island where water table is well below the ground level. So correct answer will be B. Moving on to our next problem. So corrosion in pipe is due to. So corrosion किसकी वजह से होता है. So corrosion के लिए impurities होना जरूरी है. Impurities in the material, particularly those having lower potential, right. और दूसरा डिजॉल्व ऑक्सीजन होना जरूरी है. और तीसरा pH वैल्यू ऑफ वाटर जो है वो कम होना जरूरी है, मतलब एसिडिक रेंज में होना जरूरी है, राइट. सो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट एज पर द गिवन क्वेश्चन. corrosion in pipe, right. Moving on to our next problem. A sewer which receives storm water, surface runoff and sewage is called an. तो जो सारे स्टॉर्म वाटर को भी कैरी करे, राइट, सरफेस रन ऑफ को भी कैरी करे और सीवेज को भी कैरी करे. सो नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा, ये कंबाइंड सीवर होगा, राइट. नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो द स्लज डज नॉट कंसिस्ट ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम. तो जो स्लज होता है वो टॉयलेट से जो वेस्ट वाटर आ रहा है उसको कंटेन नहीं करता है, ठीक है.
So correct answer will be option D. Moving on to our next problem. The cross section recommended for separate system of sewerage. So separate system of sewerage के लिए कौन सा cross section रिक्वायर्ड होगा, अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है. सो इसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सेक्शन होगा वो होगा सर्कुलर, राइट. और कंबाइंड अगर सीवर है, कंबाइंड सीवर के लिए, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम के लिए हमारा एग शेप सीवर मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा. सो गिवन प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा? गिवन प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्कुलर, राइट. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. So the quantity of liquid waste which flows in sewer during dry season. तो ड्राई सीजन नाम ही से पता चल रहा है ड्राई वेदर फ्लो होगा, राइट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज दैट फॉर वॉल built in cement mortar 1:6, the minimum thickness of a single storied building. Minimum thickness of a single storied building क्या होगा? So as per national building code provisions, single storied building के लिए जो minimum thickness of wall होगा वो होगा 100 mm, राइट. 100 mm और इसको सेंटीमीटर बोले तो 10 सेंटीमीटर, राइट. ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो कैविटी वॉल इज कंस्ट्रक्टेड टू रेजिस्ट. तो थोड़ा सा कैविटी वॉल के बारे में समझते हैं. सो कैविटी वॉल कैसे बनी होती है? Cavity wall is made of two parallel leaves. Two parallel leaves, right? Made of two parallel leaves of masonry walls. Masonry walls and having a continuous air space, having a continuous air space is called cavity. So ये इसमें तीन मेन पार्ट्स होते हैं. थ्री मेन पार्ट्स. एक होगा आउटर लीफ, एक होगा कंटिन्यूस एयर स्पेस या कैविटी, ठीक है. और तीसरा होगा इनर लीफ. कई बार आउटर लीफ और इनर लीफ को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, लिंक से या आयरन वायर से, ठीक है. सो ये होगा एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द वॉल. इसको कहते हैं आउटर लीफ, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ वॉल, ठीक है. और ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द वॉल. इनर लीफ किसको कहते हैं? इंटीरियर पार्ट ऑफ द वॉल, राइट. सो अब देख समझते हैं कि कैविटी वॉल क्या क्या बेनिफिट्स देता है. तो सबसे पहला है डैम्प प्रिवेंशन. डैम्प मतलब मॉइस्चर, प्रिवेंशन मतलब कि बाहर से जो भी मॉइस्चर है वो अंदर नहीं आने देगा. कैसे? जो कंटिन्यू आउटर लीफ है, मान लिया आउटर लीफ से पानी जो मॉइस्चर है सीप करके अंदर आना चाह रहा है, लेकिन कैविटी जो है कंटिन्यूस एयर स्पेस है, इसमें मॉइस्चर जैसे ही आएगा और कंटिन्यूस एयर स्पेस है इसमें ड्राई हो जाएगा, ठीक है, इवेपोरेट हो जाएगा.
सो डैम प्रिवेंशन करता है। सेकेंड बेनिफिट क्या है, थर्मल इंसुलेशन करता है, थर्मल इंसुलेशन। द थर्ड बेनिफिट क्या है, कुछ हद तक सम टू सम वॉट परसेंटेज साउंड इंसुलेशन भी करता है। ये जो एयर है बीच में कैविटी, जो कैविटी है कंटिन्यूस एयर स्पेस है, वो साउंड एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है। ठीक है। नाउ द फोर्थ बेनिफिट इज एफ्लोरेसेंस को कम करता है। एफ्लोरेसेंस क्या होता है, जो भी जो हमारे मोटार है, जो मोटार में जिस सीमेंट से हमने बनाया है, सीमेंट में एल्कलीज प्रेजेंट होता है, एल्कलीज आर प्रेजेंट इन द सीमेंट। ठीक है। ये एल्कलीज जब वाटर वेपर के कांटेक्ट में आते हैं सो क्रिस्टलाइज होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइज होते हैं। और क्रिस्टलाइज होने के बाद जब वाटर वेपर ये इवेपोरेट होता है, जब ये इवेपोरेट होता है सो ये वाइट पाउडर पैचेस बना लेते हैं, वाइट पाउडरी पैचेस। जो हमारा अपीयरेंस है वॉल्स का, उसको डिफॉर्म करते हैं, उसको डिस्कलर करते हैं, फ्लोरेसेंस की वजह से डिस्कलर हो जाता है। सो जब जब भी अगर अगर मॉइस्चर नहीं आ पा रहा है इनर इनर वॉल्स में या इनर लीव्स में, तो फिर एफ्लोरेसेंस नहीं होगा, बिकॉज एल्कलीज को क्या, एफ्लोरेसेंस के लिए क्या चाहिए, वाटर वेपर के कांटेक्ट में आना जरूरी है। ठीक है। नॉन द लास्ट बेनिफिट इज इकोनॉमी। अगर हम सॉलिड वॉल कंस्ट्रक्ट करते तो हमें ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ता। ठीक है। और जब हम यहाँ पे सेम थिकनेस का कैविटी वॉल बना रहे हैं, तो बीच में कैविटी है, उसमें तो कोई खर्चा पड़ा नहीं, कोई मटेरियल लगा नहीं, सो इकोनॉमी भी होगा। लेकिन इन सब में जो मेन इसका फंक्शन है वो है डैम प्रिवेंशन का। ठीक है, डैम प्रिवेंशन का मेन फंक्शन है। सो जो हमारा प्रॉब्लम है इसमें आंसर तो दोनों हो जाएगा, कंस्ट्रक्टेड टू रेजिस्ट हीट फ्लो और डैम्पनेस, बट इसका जो मेन पर्पस है, मेन फंक्शन है, वो है डैम्पनेस को रिमूव करना, रेजिस्ट करना। तो ये डी आंसर ले लेंगे। अगर हमारे पास होता सी एंड डी बोथ, अगर ई ऑप्शन होता तो ये सही हो जाता, सी एंड डी बोथ। ठीक है। लेकिन क्योंकि इस प्रॉब्लम में वो दे नहीं रखा सी एंड डी देने का, तो डी डी हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 55। प्रॉब्लम नंबर 55 says that in multi-storied government buildings the floor height is usually restricted to, so multi-storied government buildings में जो floor height होता है usually restrict करते हैं कितने तक, 3.4 meters तक, राइट। ये हमारे लॉज हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड में मेंशन है ये, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो आसाम इज सिचुएटेड इन विच सीज्मिक जोन ऑफ इंडिया। सो आसाम जो है अर्थक्वेक प्रोन रीजन में आता है, अर्थक्वेक प्रोन रीजन में आता है हमारा आसाम। इनफैक्ट एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है अर्थक्वेक प्रोन रीजन में आता है। ठीक है। सो अर्थक्वेक प्रोन रीजन जोन 5 जो है मोस्ट सीवियर है, सो जोन 5। इसीलिए हमको एज ए इंजीनियर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर जब भी बहुत हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आए तो कोई डैमेज ना हो बिल्डिंग्स में, मेजर मेजर लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस ना हो, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 57, FAR। FAR क्या होता है, सो FAR स्टैंड्स फॉर फ्लोर एरिया रेशियो, फ्लोर एरिया रेशियो। सो FAR को थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ FAR, फ्लोर एरिया रेशियो। ये किसका रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लोर एरिया, टोटल फ्लोर एरिया टू टोटल प्लॉट एरिया। तो सपोज हमने एक बिल्डिंग बनाई जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर है
ग्राउंड फ्लोर है, उसमें 500 मीटर स्क्वायर का ग्राउंड फ्लोर दिया, 300 मीटर स्क्वायर का फर्स्ट फ्लोर दिया, ना 200 मीटर स्क्वायर का सेकेंड फ्लोर दिया, ठीक है। और हमारे प्लॉट का जो एरिया था वो था, सपोज प्लॉट का हमारा जो एरिया था वो था 800 मीटर स्क्वायर। सो हमारा एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा 500 प्लस 300 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 800, राइट। ये क्या हो जाएगा, 5338 टू 10, तो 10 बाई 1000/800, that is 10/8, that is 5/4, that is 1.25, right? This is our floor area ratio for this condition. So correct answer will be floor area ratio. Now moving on to our next problem. When the bearing capacity of soil is very good at greater depth, which of the following types of foundation may be considered feasible? So इस केस में greater depth पे bearing capacity बहुत अच्छी है, so deep foundation देंगे। डीप फाउंडेशन में कौन सा, राफ फाउंडेशन नहीं, राफ फाउंडेशन डीप फाउंडेशन नहीं होता है, आइसोलेटेड फाउंडेशन नहीं, ये शैलो फाउंडेशन कैटेगरी में आता है। करेक्ट आंसर विल बी पाइल फाउंडेशन। जो ये इस केस में जो भी बेयरिंग रेजिस्टेंस हमें डेवलप करना होगा वो एंड बेयरिंग से लोड बेयर करेगा। जो फाउंडेशन है वो एंड बेयरिंग से लोड बेयर करेगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाइल फिक्सिंग द कॉलम टाइज द स्पेशल केयर शुड बी टेकन, ठीक है। सो स्पेशल केयर, कॉलम टाइज को हम स्टीरअप भी बोलेंगे, ठीक है, जो स्टीरअप्स लगाते हैं। सो कॉलम टाइज या स्टीरअप्स, इसको यूज करते समय हमें कॉलम में हमें क्या ध्यान रखना है, राइट, व्हाट डू वी हैव टू कीप इन माइंड। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉलम मिड पोर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस कौन से होंगे, most important locations or most important points to keep in mind is column mid portion, second is beam column joints, ठीक है। कॉलम मिड पोर्शन किस लिए, बिकॉज बकलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट जो भी हमने सरिया प्रोवाइड किया है, जो भी हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, उसके बकलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बकलिंग के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। और बीम कॉलम जॉइंट्स पे जो शेयरिंग स्ट्रेसेस होती है हमारी, वो बहुत हाई होती है। तो इस वजह से बीम कॉलम जॉइंट्स पे भी हम कॉलम टाइज को स्पेशल केयर लेते हैं प्रोवाइड करते समय। सो क्या होगा, कॉलम मिड पोर्शन और बीम कॉलम जॉइंट्स। सो करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, सी, राइट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, which of the following pointings is extensively used in brickwork and stone masonry work? So brickwork और stone masonry face work में, ठीक है, brickwork and stone masonry face work में जो हम pointing extensively use करते हैं वो कौन सा होता है, फ्लश पॉइंटिंग। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। और दूसरों का एप्लीकेशन देख लेते हैं, जो दूसरे टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग जो दे रखी है, ठीक है। सो एक होता है रेसिस्ट पॉइंटिंग, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसका एप्लीकेशन है फॉर प्रोवाइडिंग गिविंग बेटर टेक्सचर टू ब्रिक वर्क, राइट। नाउ जो हमारी टक ग्रूव पॉइंटिंग होती है, ग्रूव पॉइंटिंग होती है, राइट, ग्रूव पॉइंटिंग होती है टू इम्प्रूव वॉल अपीयरेंस, राइट। एंड एक होती है टक पॉइंटिंग,
tuck pointing is used for giving attractive appearance to our brick masonry. अट्रैक्टिव अपीयरेंस देने के लिए। और एक होती है हमारी स्ट्रक पॉइंटिंग, राइट। स्ट्रक पॉइंटिंग इसके लिए यूज करते हैं फिनिशिंग हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स। राइट, फिनिशिंग हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स। और पॉइंटिंग होती क्या है एक बार समझ लेते हैं। सपोज ये हमारी ब्रिक मैसनरी की वॉल है, राइट। इसमें हमने ये ब्रिक्स दे रखे हैं, राइट। रफली मैंने ड्रॉ किया है। सो आपने देखा होगा कि जब भी हम बनाते हैं ब्रिक वॉल, सो जो बीच में दो ब्रिक्स के बीच में जो ये जॉइंट्स है, यहाँ पे मोटार फॉल डाउन कर जाता है, मोटार फॉल डाउन कर जाता है। सो इन लोकेशंस पे प्रॉपरली मोटार को फिल करना, ठीक है, जिस भी मेथड से कर रहे हैं, वी शेप पॉइंटिंग, टक पॉइंटिंग, स्ट्रक पॉइंटिंग, अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये क्या करता है, जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, और अपीयरेंस भी अच्छा करता है, ठीक है, प्रॉपर फिनिश अपीयरेंस देगा, फिनिश लुक देगा हमारी जो वॉल है, जो एक्सटीरियर्स है वॉल की, राइट। सो इसको क्या कहते हैं, पॉइंटिंग कहते हैं। और मैंने बाकी सब बता ही दिया एप्लीकेशंस, पॉइंट कौन से किसके लिए यूज हो रहे हैं। Now moving on to our next one, 61. The width of landing should not be less than, so landing width should not be less than width of the staircase. Width of staircase, right? So option D will be the correct option. Moving on to our next problem. The load carrying capacity of a board cast in situ pile develops due to board cast in situ pile. So जो board cast in situ pile है, उसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी किससे डेवलप होती है, बोथ स्किन फ्रिक्शन एंड एंड बेयरिंग। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी, राइट।